स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। मैंने जो आपको हैंडआउट्स दिए हैं उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 2, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस दिया है ना। आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3। थर्ड में वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो चैप्टर नंबर 2 में डिफाइन किए गए हैं वो बीच बीच में आएंगे। हम क्या करेंगे, सुन लें इधर, छोड़ दें उसको। जब हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर कोई टर्म आएगा तो हम उसको चैप्टर 2 में जाकर डिफाइन कर देंगे। इज इट क्लियर? पक्की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो देखा वो ये देखा कि जीएसटी सिस्टम ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम पर बेस्ड है, मींस सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। अच्छा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है, यहीं पर हम लोगों ने छोड़ा था, तो वहां आईजीएसटी अप्लाई होता है। सीजीएसटी का फुल फॉर्म था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म था स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी का फुल फॉर्म था इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म था यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इज इट क्लियर? अच्छा, हमने ये भी आपको बता दिया था कि हम लोग को लॉ पढ़ना है, पर्टिकुलर एक्ट नहीं पढ़ना। लॉ कवर्स ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो रूल्स हो, चाहे वो नोटिफिकेशंस हो, क्लैरिफिकेशंस हो, सर्कुलर्स हो, एक्सप्लेनेशंस हो, केस लॉज हो, हमें इन सारी चीजों की स्टडी करनी है, ये भी बता दिया था। अच्छा, आज जो हमको आपसे डिस्कस करना है वो करना है, एक वर्ड यूज होगा, सप्लाई। क्या हम बार बार ये बोले कि हमें जीएसटी चार्ज करना है गुड्स पर, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हम बार बार ये बोले हमें जीएसटी चार्ज करना है सर्विसेज पर, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं सर? अल्टीमेटली सप्लाई ही तो है, क्यों बॉय? लिखा है ना अल्टीमेटली वो सप्लाई तो है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। यानी सप्लाई को अब हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर हम केवल एक कॉमन वर्ड बोले सप्लाई, इट मींस इट कवर्स बोथ ऑफ दीज टू। जब हम सप्लाई बोलेंगे वो ऑटोमेटिकली कंसिस्ट करेगा इन दोनों वर्ड सेंटेंसेस को, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर ये गुड्स का क्या मतलब है, डेफिनेशन, और सर्विसेज का क्या मतलब है, जरा ये बताइए। देखो ना, एक नया वर्ड निकल करके आया, गुड्स को डिफाइन करिए, सर्विसेज को डिफाइन करिए, और हम पढ़ किस में रहे हैं? सप्लाई में। इसको भी तो डिफाइन कर दीजिए। मेरी बात समझने, देखो ना, सब इंपॉर्टेंट टर्म सामने आने शुरू हो गए। हम आपको अभी जो बताने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 7। कौन सा सर? न 2 बताया, न 3 बताया, न 4 बताया, न 5, न 6, डायरेक्ट 7। ठीक, तो टेंशन नहीं ना है 7 में। पहले एक बार देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 7। सप्लाई इंक्लूड्स, क्या बोलता है? यानी सेक्शन 7 हमको स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताएगा। हम डायरेक्ट ये सेक्शन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने, आंखों के सामने आएंगी। फिर उसका डेफिनेशन पार्ट में हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, तो आपको उसके लिए अभी टेंशन नहीं लेना। सर आपने सप्लाई की डेफिनेशन नहीं बताई, वो अभी बताने जा रहे हैं। गुड्स का नहीं बताया, सर्विसेज का नहीं बताया, अभी आएगा। कंसिडरेशन का मतलब आएगा, बिजनेस का मतलब आएगा, फर्दरेंस इन द बिजनेस आएगा, सारी डेफिनेशन अभी आने वाली है। करेंसी का क्या मतलब होता है, सब चीजें आएंगी। तो कहता है सेक्शन 7, सप्लाई इंक्लूड्स, चलिए नंबर 1, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। सेक्शन 7 समझ में आ गया? बड़ा बोर है चैप्टर, ये जो अब स्टार्ट हुआ है ना, बहुत बोर करेगा। शुरू के जितने भी चैप्टर होते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, अकाउंट्स पढ़ाइए सर, कहानी वो ना ल्यूकस पैसिलियो ने स्टार्ट किया था, ये वो सब बेकार लगता है। अकाउंटिंग के बेनिफिट्स, अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक, बड़ा बेकार लगता है। अकाउंटिंग इज अ साइंस, अकाउंट इज अ आर्ट, बड़ा बेकार सिस्टम होता है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में जाओ तो मार्शल ने क्या बोला था, तो पीगू ने क्या बोला था, तो पता नहीं किसने क्या बोला था, तो उस समय बड़ा बोर लगता है। फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट द बोरिंग थिंग्स। ठीक,
लेकिन उसको जाने बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते, तो मजबूरी है कि बोर वाला चैप्टर पहला ही होता है। ठीक। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जितने भी तरीके आप जान सकते हैं, मैंने लास्ट सेशन में भी ये बोला था, सारी चीजें सप्लाई में अब सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी, अनटिल और अनलेस इट इज स्पेशली एक्सक्लूडेड। जब तक कि वो एक्सक्लूड ना की गई हो तब तक आप जो कोई भी काम करेंगे, चाहे गुड्स को सप्लाई करने से रिलेटेड, चाहे सर्विसेज को सप्लाई करने से रिलेटेड, ईच एंड एवरी सप्लाई इज कवर्ड अंडर द जीएसटी सिस्टम। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, किन किन तरीकों से, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, सारी चीजें तो कवर हो गई। अच्छा, सेल मैंने क्या बोला, सच एज सेल, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, सारी चीजें, डिस्पोजल, ये सारी चीजें कवर हो, कुछ नहीं बचा। अब चाहे कोई चीज आप ट्रांसफर करो, सेल करो, एक्सचेंज करो, फोकट में ही किसी को दो तो ट्रांसफर तो हो गया है कि नहीं, वो भी कवर हो गया। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, अब साथ साथ देखना, सेल, बार्टर एक्सचेंज, ट्रांसफर, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सारी चीजें कवर हो गई। दूसरा सेंटेंस उससे भी इंपॉर्टेंट, केवल इतनी चीजें जाएंगी इस तरह से, मेड और एग्रीड टू बी मेड। अच्छा, हिस्टोरिकल सेंटेंस आ गया। मेड तो समझ में आता है, मैंने सप्लाई मेड की, मैंने ट्रांसफर मेड किया, मतलब ट्रांसफर किया, हाँ है ना। बार्टर एक्सचेंज मेड किया यानी हुआ, पास्ट टेंस, हमने कोई एक्सचेंज किया, डिस्पोजल किया, वो आ गया। लेकिन आगे क्या लिखा, और एग्रीड टू बी मेड। ओके, यानी जो ट्रांजैक्शन फ्यूचर में होंगे उनको भी यहां शामिल कर लिया गया, मेड और एग्रीड टू बी मेड। यानी अगर हमारे बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है कि इन फ्यूचर आई विल मेड अ सप्लाई ऑफ दीज गुड्स टू यू विद दिस कंसिडरेशन, इट मींस इट बिकम्स अ सप्लाई। अब चाहे गुड्स की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। इज इट क्लियर? तो अंडरलाइन कर लो, और एग्रीड टू बी मेड को, एग्रीड टू बी मेड को हाईलाइट कर लेना। मैं फिर से पढ़ता हूं इसी सेंटेंस को फिर से। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे सप्लाई क्या होता है, वही चल रहा है, सप्लाई में क्या क्या चीजें शामिल होती है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होती है, सच एज सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ओके सर, इसका मतलब ये हुआ फोकट की चीज को शामिल नहीं करेंगे, फोकट की चीज को शामिल नहीं करेंगे, देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा नीचे देखो तो लिखा होगा शेड्यूल 1। देखो एक पेज पलट लो, एक पेज आगे देखो तो लिखा होगा शेड्यूल 1। एक पेज आगे लिखो, देखो उसके नीचे क्या लिखा है, ये शेड्यूल, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अभी तो आप बोल रहे थे सर कि फॉर अ कंसिडरेशन सप्लाई होता है, लेकिन एक पेज बाद एक शेड्यूल दिया है आपने, उसमें लिखा है कि अगर विदाउट कंसिडरेशन कुछ होगा तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। तो शेड्यूल 1 में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इट मींस कि अगर आप ये समझते हैं कि फोकट में दी गई चीजों को हम सप्लाई नहीं मानेंगे तो आपकी ये गलत फैमिली है, गलत फहमी है, क्या गलत फैमिली है। तो ये गलत फैमिली को सुधारेंगे नेक्स्ट पेज पर कि हाँ विदाउट कंसिडरेशन भी हमारी सप्लाई मानी जाती है। इज इट क्लियर? वो देखेंगे थोड़ी देर बाद। चलो, all forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter exchange, license, lease, rental, disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person, clear, in the course of business or furtherance of business। कितना सिंपल डेफिनेशन है अभी तक। फिलहाल पॉइंट नंबर 1 हम लोग केवल पॉइंट नंबर 1 पे चल रहे हैं, अभी 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है, 5 बचे, खूब बचे। तो सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स पहला पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया। All forms of supply of goods or services or both such as sale, transfer, barter exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person for in the course of business or in the course of furtherance of business। That's it। पहला पॉइंट इतना ही है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब जरा हम आपको बता दें कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है।
गुड्स का क्या मतलब होता है, सर्विसेज का क्या मतलब होता है। वापस चैप्टर 2 पर चले जाएं जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन दिया है। ये समझ में आया हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग को गुड्स की डेफिनेशन क्यों देखनी है, हमको समझ में आ रहा है। सप्लाई की डेफिनेशन क्यों देखनी है, कंसीडरेशन की डेफिनेशन क्यों देखनी है, इसीलिए देखनी है। चैप्टर नंबर 2 में मैंने गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। देखें सेक्शन 252, सेक्शन 2 क्लॉज 52, समझ लें। अगर असाइनमेंट नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुन ले। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 क्या कहता है, गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल, ओके, मूवेबल, इमूवेबल नहीं, केवल मूवेबल। इसका मतलब ये जो मेरी बिल्डिंग है ना, इट इज नॉट अ गुड, इसको हम गुड्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते बिकॉज इट्स अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये जो फर्नीचर, ये जो अटैच है इसमें, ये मूवेबल है, इमूवेबल है? इट इज ऑल्सो इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इसके साथ अटैच है, ये डोर वगैरह, विंडो वगैरह, ये सब इमूवेबल है। अब ये मत कहना एसी भी इमूवेबल है, एसी को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलें आगे। कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। ये जो पैसा होता है ना जेब में तुम लोग लेकर घूमे हो, दिस इज नॉट अ गुड्स, वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तुम्हारे पास कितना रुपए का सामान पड़ा हुआ है जेब में? सर पैसा है, सामान नहीं है, तो वो सामान नहीं हो सकता। पैसा सामान नहीं हो सकता, मनी हमारा सामान हो सकता है। एक कंडीशन, इसकी जेब में पुराने जमाने का एक सिक्का है, 400-500 साल पुराना, इसकी जेब में एंटिक पीस है। वो अगर किसी दुकानदार के पास ले जाएगा, कहेगा हमको जरा 4 टॉफी देना और ये ले लेना, दौड़ा देगा, दौड़ा देगा, कहेगा भैया हमको पैसा चाहिए। लेकिन उसकी वैल्यू इसको मालूम है, उसकी वैल्यू को कहते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, जिसकी वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती है जितना पुराना होगा। तो आज 400 साल पुराना है, लाख रुपए की वैल्यू है, कुछ साल और पुराना होगा 2 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी। बात समझे? उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। अभी आ रहा है, चिंता मत करो, लिखा हुआ आएगा। कहता है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो मनी का मतलब पता चल गया, जो करंट ट्रेडिशन में चल रही हो, एंड इन सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। सर अब ये अनएक्शनेबल क्लेम क्या होता है, उसके ऊपर लिख लो, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर लिख लो अनसिक्योर्ड डेट्स। एक्शनेबल क्लेम के ऊपर लिख लेना अनसिक्योर्ड डेट्स, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर लिख देना अनसिक्योर्ड डेट्स। वो बताएंगे, चिंता मत करना, एक्शनेबल क्लेम की भी डेफिनेशन चलेगी, ठीक। तो ये मैंने कहा ना बोरिंग चैप्टर है बहुत, एक बार लेकिन सारे वर्ड्स को हम लोग को समझना पड़ेगा। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। इसमें शामिल है ग्रोइंग क्रॉप्स, जो खड़ी फसलें होती हैं, जो फसलें बढ़ रही हैं, जमीन के साथ लगी हुई हैं, बावजूद इसके वो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स है। देखो ना गवर्नमेंट ने क्या किया है, कृषि कानून पास कर लिए, जो फार्मर्स बिल्स थे उनके अगेंस्ट पे चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा था। अब वो क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स हैं। आप फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी फसल को ले सकते हैं, फसल बोने से पहले ही ले सकते हैं। एक काम करना, अगले साल तुम गेहूं बोना। अब क्या होता है, मुझे तो खेती के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, अगर गलत हो तो ठीक कर देना अपने हिसाब से, हमें मत सही करना, खुद को सही कर लेना। तो गेहूं के लिए मैंने कहा किसान को, भैया ये लो 5 लाख रुपए, अगले साल हमको ये गेहूं चाहिए इतना, तुम्हारी खेती। बात खत्म हो गई। नहीं समझे? एग्रीड टू बी मेड, वो क्या था? एग्रीड टू बी मेड किस डेफिनेशन में? सेक्शन 7 में अभी मैंने बताया था, मेड और एग्रीड टू बी मेड। तो ये एग्रीड टू बी मेड वो भी गुड्स हो गया। अच्छा, सप्लाई आ गई, मतलब वो भी सप्लाई में कवर हो गया। चलो, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास यानी घास, एंड थिंग्स अटैच्ड टू, और वो चीजें जो अटैच हैं किसके साथ? जमीन के साथ, ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed, which are agreed to be severed यानी अलग करना, severed मतलब अलग करना,
which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. That's it. This is the definition of the goods. अब मैं कहूं definition of goods क्या है, तो section 2 clause 52 कहता है goods means every kind of movable property including other than money and securities, but including actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part of the lands which are agreed to be severed before supply. That's it. कितना सिंपल सा डेफिनेशन है. अब समझ में आ रहा है? अब तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी वर्ड में, सेंटेंस में, कहीं पार्ट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई इंक्लूड्स, वापस सेक्शन 7 एक बार देखो तो हो गया. गुड्स का डेफिनेशन हो गया. अब सर्विस को देखेंगे, लेकिन पहले एक बार सप्लाई की डेफिनेशन देखो. सप्लाई मींस, सप्लाई इंक्लूड्स, चैप्टर नंबर 3 में सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or in the course of furtherance of business. हो तो गया. अब इसमें हम लोगों ने एक डेफिनेशन देख ली गुड्स की. अब आते हैं किसकी डेफिनेशन? सर्विसेज की. वहीं वापस आओ, चैप्टर 2 नीचे आओ, उसी के नीचे दिया हुआ है जहां 252 पढ़ा था अभी, गुड्स की डेफिनेशन उसके नीचे दी हुई है. चैप्टर 2 में डेफिनेशन दी हुई है सारी. सर्विसेज की डेफिनेशन दी है ना? क्या दी है जरा देखो, सर्विसेज को भी समझ लेते हैं. अच्छा, ऊपर जो गुड्स पढ़ा है ना, इधर ध्यान दोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, उसको छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. सर्विसेज की डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई, उसमें दो चीजें हटाई. एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. मनी और सिक्योरिटीज हमारा क्या नहीं था? गुड्स नहीं था. जरा देखो सर्विसेज. सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज एंड गुड्स. गुड्स तो सर्विस हो नहीं सकता, और मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स होती हैं ना तो सर्विसेज होती हैं. अब बात समझ में आई? अरे बोलो. गुड्स तो गुड्स होगा, गुड्स में मनी एंड सिक्योरिटीज शामिल नहीं है. सर्विसेज गुड्स नहीं हो सकती और मनी एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज भी नहीं होती. तो मनी एंड सिक्योरिटीज ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना तो सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है, और जो सर्विसेज है वो गुड्स तो हो नहीं सकती. तो सर्विसेज मींस एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी and services. अच्छा, sorry, securities. But includes एक बात बताओ, 500 का छुट्टा है तुम्हारे पास इस समय? है 500 का छुट्टा? अरे है किसी के पास? वो जो 500 का छुट्टा मैं लेता, तुमसे कोई हाँ तो कहता, तो मैं 500 देकर तुमसे 500 ले लेता. ये सर्विस है या नहीं? कंसिडरेशन कहां है इसमें? आई दादा, नहीं है. कंसिडरेशन नहीं है. तो अब किसी दुकानदार से छुट्टा ले लिया, भाई साहब वो रिक्शे वाले को भाड़ा देना है, 500 का चेंज दे दो, तो 500 का चेंज देगा, 18% काट लेगा. कहेगा ये सर्विस है मेरी, 18% काट लिया, 90 रुपया काट कर 410 देगा. मान लोगे? दौड़ा दोगे. बात समझ में आई? तो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ सर्विस. तो एक्सचेंज ऑफ मनी, एक पैसे के बदले दूसरा पैसा लेना, मनी तो हमारी सर्विस होती नहीं है. लेकिन अगर मैं एक्सचेंज वाले के पास जाता हूं जिसने दुकान पर लिखा हुआ है पुराने नोट दो, नए नोट ले लो, उसके बदले तो हम 2% कमीशन, तो पैसे के बदले पैसा जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उस पर कमीशन भी जुड़ा हुआ है, उसका कुछ सर्विस चार्ज भी है, वो सर्विस में आ जाएगा. मनी में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, इट इज नॉट अ सर्विस. बात समझ में आई? लेकिन उस फॉर्म को चेंज करने के लिए कोई कमीशन या कंसिडरेशन चार्ज करता है तो वो सर्विस के हिस्से में आ जाएगा. इज इट क्लियर? पक्की बात है. तो अगर हम मनी चेंजर के पास चले जाएं, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्टर के पास चले जाएं, बैंक में चले जाएं एक्सचेंज करने के लिए, तो वहां पर सर्विस चार्जेस इंक्लूड रहते हैं, वहां वो सर्विस की कैटेगरी में आ जाएगा. लेकिन नॉर्मली जो हम 1000 के बदले, अब 1000 का नोट तो नहीं आता, 1000 के बदले चेंज ले लिया, 500 के बदले चेंज, 2000 के बदले, तो वो हमारा सर्विस की कैटेगरी में नहीं आएगा. अब बोले, अब सर्विस की डेफिनेशन देखो. सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन.
तो मनी का यूज करना या उसका कन्वर्जन करना वो सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा. बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म. डिनोमिनेशन का मतलब जानते हो ना, कि वो भी नहीं जानते. डिनोमिनेशन मीन्स व्हाट? 100 रुपए का नोट है तो वो 100 रुपए का डिनोमिनेशन है. तुम्हारे पास 50-50 रुपए के दो नोट हैं तो वो भी 100 रुपए हैं, लेकिन वो 50 के डिनोमिनेशन में है. तुम्हारे पास 5-5 रुपए के 20 सिक्के हैं, वो भी 100 रुपए है, लेकिन 5 रुपए के डिनोमिनेशन में है. तुम्हारे पास 100 रुपए ही, इसके पास भी 100 रुपए लेकिन 100 रुपए का एक नोट है, इसके पास भी 100 रुपए लेकिन 50-50 के दो नोट हैं, उसके पास भी 100 रुपए लेकिन 5-5 के 20 सिक्के हैं, उसके पास भी 100 रुपए लेकिन 1-1 रुपए के 100 रुपए सिक्के. ये सब डिनोमिनेशन है. उसके पास 1 रुपए की फॉर्म का डिनोमिनेशन, तुम्हारे पास 5, तुम्हारे पास 10, तुम्हारे पास 100, जो भी हो. इज इट क्लियर? उसको कहते हैं डिनोमिनेशन. अब आगे चलें. कहता है सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ द मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज. इतनी सी बात बोलने के लिए कितनी लंबी बात बोल दिया. अब बात समझ में आई? तो ये जो केवल अगर हम इतना समझ ले, सर्विसेज मीन्स एवरी काइंड ऑफ सर्विसेज अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. और उसके बाद हम इतना जोड़ लें कि मनी आ जाता है अगर हम सर्विस के अगेंस्ट लेते हैं, कंसिडरेशन के अगेंस्ट चेंज करते हैं, तो बात खत्म. इतना ही बोला है. बाकी में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक डिनोमिनेशन से दूसरे डिनोमिनेशन में, हमने तुमको रुपया दिया, तुमने हमको डॉलर दिया, हमने तुमको डॉलर दिया, तुमने हमको यूरो दिया. क्या है ये? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. तो वो कन्वर्जन हमारा नहीं कहलाएगा सर्विसेज, लेकिन अगर उसमें सर्विस चार्जेस आ गए तो वो कहलाएगा सर्विस. अब क्लियर है? तो हमने अभी तक 3 चीजें देखी. एक तो सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 7 है बेसिकली वो क्या है? स्कोप ऑफ सप्लाई. स्कोप ऑफ सप्लाई में केवल इतना देखा. एक बार और देख लेते हैं. पहला पॉइंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, barter exchange, lease, rental, license और disposal. हाँ या ना? made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or in the course of furtherance of business. अब हमने गुड्स की डेफिनेशन देख ली, सर्विसेज की डेफिनेशन देख ली. अब जरा देखते हैं कंसिडरेशन की डेफिनेशन. वापस चले आओ उसी चैप्टर पे, कंसिडरेशन की भी डेफिनेशन देख लेते हैं. और ज्यादा नहीं देखेंगे इसमें, काम की चीज देखेंगे बस. कंसिडरेशन 2 तरीके का हो सकता है. एक होता है मॉनिटरी कंसिडरेशन, ढंग से समझना. एक होता है नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन. 2 तरह से कंसिडरेशन हो सकता है. सर मॉनिटरी कंसिडरेशन तो समझ में आता है, ये मॉनिटरी कंसिडरेशन तो समझ में आता है, ये नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन क्या होता है जरा वो बता दीजिए. मॉनिटरी तो मालूम है, ये पेन दो पैसा लो, बात खत्म. तुम मार्केट में गए, हेलमेट खरीदने गए, हेलमेट खरीदा, पैसा दिया, बात खत्म. अगेंस्ट मॉनिटरी कंसिडरेशन. लेकिन तुमने हेलमेट लिया, सामने वाले का पैसा दो, तुमने कहा ठेंगा पैसा नहीं है मेरे पास, मेरे पास पैसा, मोटरसाइकिल रख लो. और ये भी बोल सकते हो हेलमेट ले जा रहे, मोटरसाइकिल रख लो. तो ये कंसिडरेशन हो गया. ये नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन. ऐसे भी बुद्धिमान लोग होंगे मार्केट में, है कि नहीं? ये नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है. क्या है ये? करेंसी नहीं गई, अदर देन करेंसी गया एक्सचेंज में. अच्छा, तो ये अच्छा एक बात बताओ, मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं, तुम मेरे लिए कपड़े धो दो. नहीं समझे? क्या अगर नहीं नहीं हम तो बर्तन धोएंगे. तो मैंने कहा ठीक है वही कर लो. ये भी पॉसिबल है, ये भी नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन में ही आएगा. मैंने इसको कहा देख तेरे दुकान के बगल में मैं अपनी दुकान खोल रहा हूं. तेरे दुकान किस चीज की है? सलून है ना? हाँ, मैं तेरी दुकान के बगल में सलून की दुकान खोल रहा हूं. सैलून होता है, सलून नहीं होता है. चलो सलून की दुकान खोल रहा हूं. इसने कहा ना 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 भैया ना, ये ले 5 लाख रुपए खोलना मत, दुकान मत खोलना, बगल में दूसरा दुकान खोल लो. मैंने कहा ठीक है 5 लाख मिल गया, दूसरा दुकान खोल लेते. ये भी कंसिडरेशन है. बात समझना. अब इसमें मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं. पहला, श्याम एक बार्बर है, वो कहता है एग्री फॉर अ हेयर कट फॉर अ डेंटिस्ट. उसने डेंटिस्ट से कहा मैं तुम्हारे बाल काटूंगा, तू मेरे दांत ठीक कर दे.
ठीक है ना, पक्की बात है, ये कंसिडरेशन है लेकिन नॉन मॉनिटरी है। दूसरा, मोहन owns a renowned shop for good quality chicken. Anil wants to enter into the same business in the same locality. Mohan paid 2 lakhs to Anil, refraining him to open shop in the same area for 2 years. कहा 2 साल तक बेटा इस एरिया में घुसना मत, ये 2 लाख रुपए ले, इस एरिया में दुकान मत खोलना, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। ये भी नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। अच्छा, डॉर्बिन owns 3 cars and is unable to park. उसको वो पार्क नहीं कर पा रहा, 3 कार तो ले लिया लेकिन घर में उतनी जगह ही नहीं है। All of them within his premises, he requested his neighbor. उसने अपने पड़ोसी से कहा कि भैया हमें अपनी एक कार उसके मेन गेट के सामने पार्क करने दो, उसके बदले वो 2,500 रुपए देने को तैयार है। तो हम भी तो तैयार है, ठीक है, सर्विस हो गया। अब बात समझ में आ गई। तो ये नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन वाली हो गई। यहां तो आ गया मॉनिटरी कंसिडरेशन, ठीक है। लास्ट वाले में क्या था? मॉनिटरी। तो दोनों में फर्क समझ में आया। जरूरी नहीं कि जो चीज दिखे बिना पैसे के तो वो सर्विस नहीं है या गुड्स की सप्लाई नहीं है ना, वो सप्लाई हो सकती है बशर्ते एक्सचेंज कुछ ना कुछ हुआ हो, चाहे वो मॉनिटरी फॉर्म में चाहे वो नॉन मॉनिटरी। हमने इसको कहा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कहता हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 1 बोरा गेहूं भेजवा देना घर पे, तुम्हारे पास खूब खेती है। इट इज अ कंसिडरेशन, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? मैंने कहा ना मॉनिटरी है, मैंने तो कहा ना मॉनिटरी है, मैंने कब कहा? अच्छा, 2 लाख रुपीस दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रही है कि यहां पर मुझे ये बताना है कि मैंने कहा एग्जाम्पल में दे रहा हूं, किसी चीज को बर्दाश्त करना वो भी गुड्स और सर्विसेज की कैटेगरी में आ जाएगा। किसी चीज को करना, करने से मना करना, होने से रोकना, होने से होने देना, ये भी सर्विसेज की कैटेगरी में आ सकता है, वो मुझे बताना था। तो अगर कहीं पैसा जा रहा है तो मॉनिटरी कंसिडरेशन, पैसा नहीं जा रहा कुछ और जा रहा है तो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। बेसिकली दीज 3 वेयर द एग्जांपल्स समझने के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा जी, वापस आए वहां पर सेक्शन 7 पर, फिर अब वापस आओ स्कोप ऑफ सप्लाई पर। चले, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इतनी बार हो गया कि अब रटा गया है कि नहीं। All forms of supply of services or goods or both, such as sale, barter exchange, license, lease, rental, transfer or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business. Okay, एक नया word आ गया अब, in the course of business और in the course of furtherance of business। तो जरा सर अब ये बता दीजिए कि business का क्या मतलब है और in the course of furtherance of business का क्या मतलब, तब जाकर के हमारा इतना कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर हम आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ाते इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन तो तुम लोग कहते पढ़ा क्यों रहे हैं ये सब फालतू चीजें। लेकिन चूंकि आगे हर जगह ये काम आना है, हमको पहले तो जीएसटी पढ़ने के समय ये तो समझ में आए कि सप्लाई होता क्या है। बिना सप्लाई समझे अगर हम आगे पढ़ने लगे, पढ़ा तो देंगे, तुम लोग हाँ भी कर लोगे, चले भी जाओगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट कहीं ना कहीं छूट जाएगा। ठीक, तो जरा देखते हैं हमारा कंसीडर क्या पता था, बिजनेस। चलो देखो, पहली डेफिनेशन ही वही है चैप्टर 2 की, बिजनेस। अब अगर इसको पढ़ो तो ये कहता है ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई भी है वो सारा बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, चाहे गुड से रिलेटेड हो चाहे सर्विसेज से, सारी की सारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज बिजनेस की कैटेगरीज में आती हैं। जरा देखो, बिजनेस इंक्लूड्स, इसको रटना मत घर पे कि सर एग्जाम में आ जाएगा क्या बिजनेस, नहीं, ये सब नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, vigor or any other similar activity whether or not it is for a pecuniary benefits, यानी कि मॉनिटरी बेनिफिट्स में हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, तुरंत के बेनिफिट्स में हो या ना हो, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड बिजनेस। चलो, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन और इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी, किसी बिजनेस को सपोर्ट करते हुए कोई बिजनेस हो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। कुछ मालूम है, किसी बिजनेस को सपोर्ट करते हुए कोई दूसरी एक्टिविटी भी बिजनेस की कैटेगरी में आ सकती है। मान लो मैं तुम लोग को सामान भेजता हूँ, मेरी बेकरी की फैक्ट्री है, मैंने तुमको बिस्कुट सप्लाई करने हैं, मैंने तुमको बिस्कुट या बिस्किट, अच्छा बिस्किट मुझे तुमको बिस्किट सप्लाई करने, तुम लोग बिस्कुट तो खाओगे नहीं, बिस्किट ही खाओगे, तो मैंने तुम लोग को बिस्किट सप्लाई करना है, पूरा एक ट्रक भेजना है। अब ट्रक भेजना है तो ट्रक भी चाहिए, अब ट्रक मेरे ही पास है, मैंने कहा भाड़ा दे देना। अब देखो ना, मेरे मेन बिजनेस क्या, ट्रक चलाना है, भाड़ा लेना है या बिस्किट देना है,
बात खत्म। लेकिन उसके सपोर्ट में बिजनेस दूसरा भी है एक तरह से ट्रक का, जिसका मैं फ्रेट चार्ज कर रहा हूं, फ्री में नहीं दे रहा। Any activity or transaction in the nature of clause A, whether or not in there in volume, frequency, continuity or regularity of such transaction। अब ये नहीं कह सकते सर साल भर में ना एक ही तो मैंने ट्रक बेची बिस्किट की, उसके बाद तो बेची नहीं तो मेरा बिजनेस नहीं है, ऐसे कैसे? ये नहीं कह सकते। कंटिन्यू होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इतने होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये सब कोई शर्त नहीं है इसके लिए। एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी आपका बिजनेस ले आ सकता है। Supply or acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business। ओके, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस बंद करने जा रहे हैं तो भी ढेर सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो भी बिजनेस की कैटेगरी में आएगा। ठीक, आप ये नहीं कह सकते हम तो अपना बिजनेस बंद कर दे रहे हैं तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो भैया बिजनेस है वो सप्लाई की कैटेगरी में आएगा। बिजनेस बंद करना भी सप्लाई हो जाएगा, वो आएगा, देखना तुम लोग, वो आएगा। बिजनेस बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो स्टॉक पड़ा है ना तुम्हारे पास, बिल्डिंग पड़ी है ना, है कि नहीं? फर्नीचर पड़ा है ना, ट्रक और कार्स पड़ी हुई है ना बिजनेस की, क्या करोगे? हटाओगे? हटाओगे तो सप्लाई हो गई, बात खत्म। वो भी बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया। तो बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस बंद करना। फिर मैं बोलता हूं सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। अगर आप कोई सामान लाते हैं या छोड़ते हैं, हटाते हैं, सामान लाना सामान हटाना, चाहे वो कैपिटल गुड्स ही क्यों ना हो, बिजनेस को स्टार्ट करते समय या बिजनेस को बंद करते समय। इज इट क्लियर? प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर बॉडी ऑफ द फैसिलिटीज और बेनिफिट टू इट्स मेंबर। अच्छा, मेरा एक क्लब है, मैं अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करता हूँ, न्यू ईयर की पार्टी देता हूँ, होली मिलन का समारोह होता है, दिवाली पर हम लोग पार्टीज रखते हैं, है कि नहीं? वो क्लब है जो हम अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हैं। हम अपने हर एक मेंबर से 10,000 रुपए पर ईयर चार्ज करते हैं। मैंने कहा हमारे पास 500 मेंबर्स हैं, 10,000 रुपए देंगे। हम लोग साल भर में 3, 4, 5 पार्टीज करते हैं या कहीं जाते हैं। अब मेंबर्स क्या है, आएंगे घर से बिल्कुल सज धज करके आएंगे, पार्टीज मनाएंगे, खा पीकर चले जाएंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। लेकिन क्या करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे। मेरी बात समझना, पैसा नहीं लगा होगा क्या उसमें? किसका? क्लब का। क्लब ने पैसा लिया, उनको सर्विसेज दी, ये सर्विस तो है ना। अब उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स भी आ सकता है। कोई बच्चा कहेगा हमको तो चॉकलेट चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, तो भैया गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, देखा जाएगा क्या होगा, है उसकी भी सर्विसेज सप्लाई में या बिजनेस की कैटेगरी में आएंगी। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन टू एनी प्रेमाइसेस। तुम लोग जाते हो ये जो वाटर पार्क वगैरह होते हैं, अंदर कुछ करो ना करो, वाटर पार्क में एंटर करना है तो टिकट लेनी है कि नहीं? अंदर कुछ खरीदो ना खरीदो, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बिजनेस। इज इट क्लियर? चाहे वो गवर्नमेंट पार्क क्यों ना हो, गवर्नमेंट पार्क भी कई होते हैं जहां पर हम लोग को टिकट खरीद करके ही अंदर एंट्री मिलती है। चलो, सर्विसेज सब, तो ये सारी चीजें बस इतना याद रखो, ये सारी चीजें हमारी क्या मानी जाती है? बिजनेस। कोई चीज छोड़ी नहीं गई है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं गई। अच्छा, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो समझ में आ गया, जहां मेरा बिजनेस इन्वॉल्व है। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब नहीं समझ में आया। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब होता है मेरे बिजनेस को चलाने के लिए की गई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। मैंने ना इसको मेरी तंबाकू की फैक्ट्री है, पान पराग बनाता हूं मैं, ठीक है ना? सुनो, तो तंबाकू वाले क्या करते हैं, पान पराग जो पान मसाला बनाते हैं, वो जाते हैं हर दुकान पर, कहते हैं कोई भी ग्राहक आए ना फ्री में खिलाना, एक बार लत लग गई मुझे तो तेरी लत लग गई, तो एक बार लत डालो, उनको फ्री में खिलाओ। पक्की बात है। तो तुम दुकानदार विमल देना जुबा केसरी तो वो देता है, तो कहता है नहीं साहब ये मत लीजिए, आप ये जुबा पीली कीजिए, ठीक है ना, जो दूसरी वाली ले लीजिए, ये नया आया है। तो कहता है अरे नहीं हम तो वही लेंगे, उसी का टेस्ट अच्छा। अरे फ्री का? अच्छा फ्री का है, 5 दो, ठीक है ना। अब 5 तो ले लेगा, उसके बाद खाएगा, 2 दिन बाद उसी का टेस्ट आ जाएगा, अब उसकी लत लग गई। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये कि ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो डायरेक्ट नहीं, हमने तो फ्री में दिया। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। चला देखो, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फर्दरेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ हेल्पिंग समथिंग टू बिकम मोर सक्सेसफुल और एडवांस्ड। If we draw the inference from this meaning, then the phrase furtherance of business means any activities intended to the advancement of business. अब चाहे मार्केटिंग के थ्रू हो चाहे कैसे भी हो। Is it clear? चल सकते हैं अब, ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस के पार्ट खत्म हो गए। वापस आते हैं सेक्शन 7 पे।
अभी खत्म नहीं हुआ सेक्शन 7, सोचो एक छोटा सा हिस्सा अभी हम लोगों ने खत्म किया है। लेकिन हाँ, एक बार अगर सेक्शन 7 खत्म हो गया तो समझ लो तुम लोगों ने गंगा नहा लिया, पाप धुल गए तुम लोगों के। अभी बहुत बचा हुआ है इसमें, ये मत सोचना नेक्स्ट सेशन, उसके बाद का सेशन अभी इसी पर ही बीतने वाला है। थोड़ा बोर करेगा लेकिन मजा भी आएगा, ठीक है ना। फिर बोले all forms of business, all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business। अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, जितनी भी डेफिनेशंस देखनी थी वो हम लोगों ने देख ली। सेक्शन 7 का पार्ट नंबर 1 इज ओवर। पार्ट नंबर 2 कहता है ये बता रहा है स्कोप ऑफ सप्लाई। सुनना अब मेरी बात समझना, हम लोग इस सेक्शन को इसलिए पढ़ रहे हैं, ये बताता है, सुनना इधर, कितनी चीजें हमारी सप्लाई में कवर हो जाएंगी। मेरी बात समझे? ऐसे कैसे कैसे कितनी चीजें हमारी सप्लाई में कवर होंगी, इसका स्कोप है। मेरी बात समझ में आई? तो अभी तक हम लोगों ने एक पार्ट देखा। दूसरा कहता है इंपोर्ट भी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अंडरलाइन कर लो सर्विसेज, गुड्स नहीं बोल रहा, और गुड्स नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसीडरेशन। सुन लो पहले, हमने ना विदेश से कोई सर्विसेज ली, हमने कोई विदेशी बंदे से कोई सर्विसेज ली, इंपोर्ट की सर्विसेज, गुड्स नहीं। गुड्स तो सप्लाई में आ गया ऑटोमेटिकली। मेरी बात सुनना ढंग से, सुनो, इधर इधर देखो, उधर छोड़ दो, बुक छोड़ दो। गुड्स अगर हम देश से खरीदें या विदेश से खरीदें, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस खरीदें और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस खरीदें या सेल करें, वो हमारा सप्लाई हो जाता है। सर्विसेज अगर हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तब तो कुछ सोचना ही नहीं, वो तो ऑलरेडी कवर्ड है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बात खत्म। मेरी बात ढंग से समझना, सप्लाई का मतलब क्या होता है? जाना कि आना। सप्लाई मीन्स जाना। मेरी बात समझना, कितनी सही सही बात बोली, सप्लाई का मतलब जाना। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, सेकंड का पहला वर्ड क्या बोल रहा है? इंपोर्ट। ओके, उल्टा हो गया। इंपोर्ट मतलब आना। आना कैसे सप्लाई हो सकता है? जाना सप्लाई होता है कि आना सप्लाई होता है? आना, सेकंड वही है। सर्विसेज का विदेश से इंपोर्ट करना, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो या ना करते हो। सोचो, काहे के लिए सर्विस क्यों मंगाई रे विदेश से? विदेश से सर्विस काहे को मंगाई रे? मेरी बात समझना, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ का फायदा लोगे। ऐसे तो हर बंदा कहेगा सर्विसेज दिखती नहीं है, अरे मेरे पर्सनल यूज की थी। मेरी बात, मान लो हमको किसी फॉर्म को, मान लो हमें ये डस्टर ही बनाना है, ठीक? अब कुछ नया फॉर्म है इसका डस्टर का विदेश में। मैंने कॉल करके कहा जरा हमको नॉलेज दे दो डस्टर बनाने का, हम भी इंडिया में बनाएंगे। कहा ऐसे कैसे दे दे? मैंने कहा 5 करोड़ रुपया देंगे तुमको। कितना देंगे? अब मैंने 5 करोड़ रुपया दिया, टैक्स लगने वाली बात ही आई, तो मैंने कहा भाई ये मेरे पर्सनल, हम नॉलेज ले रहे थे, नॉलेज में कौन सा पैसा लगता है भाई? अब गवर्नमेंट को क्या मालूम कि नॉलेज लेने के बाद कुछ समय बाद खोल ही लेंगे दुकान। मेरी बात समझना। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं भैया, सर्विसेज के केस में अगर आप इंपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया से, इंडिया में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल यूज के लिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी हम सप्लाई मानेंगे, जाना जाना ही बोलेंगे। ये याद रखना, भले ही आपने इंपोर्ट किया हो। अब याद रहेगा? अब समझ में आ गया स्कोप का मतलब क्या हुआ और कौन कौन सी चीजें शामिल होगी जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। पक्की बात? अच्छा, नेक्स्ट रीजन लिखा हुआ है अप्लाइज ओनली ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड नॉट ऑन गुड्स, बता दिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी एंड सेस ऑन इंपोर्ट्स। नहीं भी बोलते तो हमें मालूम है विदेश से सामान का आना कस्टम ड्यूटी लगा देता है। अब सर्विसेज में कौन सी ड्यूटी लगेगी, कौन रोक पाएगा? वो तो फोन से ही आ जा रहा है, वो तो कंप्यूटर से ही आ जा रहा है। अच्छा, तीसरा, ऑल इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर लायबल टू टैक्स। ठीक है, छोड़ दो उसको। द एक्टिविटीज, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। पहला मैंने बताया नॉर्मल डेफिनेशन जिसमें पूरा टाइम लगा, दूसरा मैंने बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, थर्ड में जो बताने जा रहा हूं, थर्ड कहता है शेड्यूल 1 में जो दिया है वो भी आ जाएगा स्कोप में। जो शेड्यूल 1 में दिया है ना वो भी स्कोप में शामिल है। स्कोप मतलब ऐसे करके क्या क्या सप्लाई में शामिल हो सकता है। शेड्यूल 1 बोलता है
फोकट में भी है ना, विदाउट कंसिडरेशन है ना, फ्री में है ना, तो वो एक्टिविटीज भी अगर शेड्यूल 1 में दी हुई हैं, किस में दी हैं, अगर कोई एक्टिविटी शेड्यूल 1 में है तो वो भी स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर हो गई, उसको हम सप्लाई मानेंगे, चाहे वो बिना पैसे के ही क्यों ना हो। अब ठीक है, पहला पॉइंट देखा, पैसा होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, पहले में ही देखा। इंपोर्ट को भी सप्लाई मान लिया, सर्विस को, और तीसरा फोकट में हो तो भी सप्लाई मान लेंगे। फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग शेड्यूल 1 नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। और अभी हम ज्यादा तुम लोग के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, हम जान रहे हैं धीरे धीरे तुम लोग की लिसनिंग पावर और कंजम्पशन पावर अब धीरे धीरे डाउन होगी बड़ी तेजी से। चैप्टर नंबर 1 में यही रहेगा, बस इतना याद रखना, बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। Where certain activities or transactions constitute a supply in accordance with the schedule 2. Scope of supply बोलता है पैसे से हो, गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, ट्रांसफर हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो सप्लाई, वो आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बोलता है इंपोर्ट वाला भी सप्लाई मान लेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है शेड्यूल 1 में दिया है ना, भले ही पैसे से ना हो, उसको भी हम सप्लाई मानेंगे। पॉइंट नंबर 4 बोलता है जो शेड्यूल 2 में लिखी हुई हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस, शेड्यूल 2 में लिखी हुई हैं एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन, उनको भी हम सप्लाई मान लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लेंगे। अगर वो नहीं लिखा होता शेड्यूल 2 तो शायद हम उनको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं मानते। अगर शेड्यूल 2 नहीं होता तो उनको हम सप्लाई मानते ही नहीं, ठीक। तो उसको स्पेशली किस में लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 में, देखेंगे उसको। और सबसे ज्यादा मजा वही देगा तुम लोग को शेड्यूल 2, ना तो शेड्यूल 1 में इतना मजा आएगा, ना तो शेड्यूल 3 में इतना मजा आएगा, जितना मजा अकेले कौन देगा, जैसे आज अभी तक मजा लियो ना, आज वैसे ही शेड्यूल 2 मजा देगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं उसमें। अब कहता है लास्ट पॉइंट, उसके बाद भी एक दो और है, चिंता मत करना। कहता है अगर शेड्यूल 3 है, हटाओ सप्लाई से, स्कोप ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई मैंने कहा कितनी चीजें शामिल हैं, तो शेड्यूल 3 को बाहर करो, शेड्यूल 3 को बाहर करो। शेड्यूल 3 कहता है तुम्हें तो लगता है कि ये सप्लाई है, लेकिन हम कहते हैं ये सप्लाई नहीं है, तो हटा दो। अभी तक कह रहा था कि तुम्हें लगता है सप्लाई नहीं है, तो हम कह रहे थे सप्लाई है कि नहीं। अब ये 3 कहता है हो सकता है तुम्हें लग जाए कि ये सप्लाई है, लेकिन भैया इसको सप्लाई मत मानना, इसको इस कैटेगरी से अब बाहर रखो। शेड्यूल 3, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने हटाया, इसका मतलब वो किसमें दिया है, और हो सकता है गवर्नमेंट ने स्पेशली एग्जेम्प्ट किया हो, यानी कि उसको जीएसटी के दायरे के बाहर रखा हो, कुछ चीजों को नोटिफाई किया हो, भैया ये नहीं रहेगा जीएसटी के दायरे में। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आज भी नहीं आए, अल्कोहलिक लिकर आज भी नहीं आ पाया, ठीक है ना, ये सब क्या है, जीएसटी के दायरे के बाहर है। लास्ट पॉइंट है यही वाला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन सबसेक्शन 1, पहले वाले को अगर दिमाग में ना रखें, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, इसका मतलब होता है, पहली बार शायद अगर तुम लोग ये नाम सुन रहे हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, ये लॉ की लैंग्वेज है, इसका मतलब जिसके लिए ये बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1 के लिए जिसके लिए बोल रहा है उसमें कुछ भी लिखा हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, उसको हम नहीं मानते। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग रिटन इन दिस सेक्शन, activities or transactions specified in schedule 3, such activities which are notified by the government shall be treated neither as supply of goods nor a supply of service। हो गया खत्म। अब अगर मैं तुम लोगों से सिंपली पूछूं, अब छोड़ दो बुक, इधर देखो, सप्लाई मीन्स, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods or services or both, such as sale, exchange, transfer, barter, lease, rental, license, disposal। हाँ, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of business or in the course of furtherance of business, हो गया। दूसरा कहा import of license, import of services without consideration है क्या, क्या ऐसा लिखा है क्या विदाउट कंसिडरेशन,
फॉर अ कंसिडरेशन। चलो अभी उसको नहीं बता रहे, छोड़ देते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर पर्सनल और फॉर बिजनेस पर्पसेस डजंट मीन एट ऑल। इंपोर्ट को भी हमने सप्लाई मान लिया। तीसरा कहता है, शेड्यूल 1 में लिखा है ना, उसको आप फ्री का हो तो भी सप्लाई मान लो। शेड्यूल 2 में लिखा है ना, उसको भी सप्लाई मान लेंगे। शेड्यूल 3 और गवर्नमेंट ने जिसको नोटिफाई किया है उसको बाहर कर दो, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अबव। अब बात समझ में आई? इतना ही सिंपल था, बस कुछ नहीं था। शेड्यूल, मैंने अभी एक वर्ड यूज करना था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जरा शेड्यूल 1 एक बार नजर दौड़ाओ, नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 6 पर होगा, देख लेना। शेड्यूल 1 का पॉइंट नंबर 4 हमने अभी अभी तुम लोग को बताया स्कोप ऑफ सप्लाई में। मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो ना हो। लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं, शेड्यूल 1 भी हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई में कवर होता है। वो कहता है पॉइंट नंबर 4 शेड्यूल 1 का, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और शेड्यूल 1 कहता है फोकट में होगा ना तो भी हम मान लेंगे क्या है, फोकट में होगा तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। शेड्यूल 1 यही तो बोल रहा है, सेक्शन 7 में यही बताया कि शेड्यूल 1 भी हमारा स्कोप में शामिल है। हमने अभी बताया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पैसे से होगा तो शामिल है सेक्शन 7 में। उसके बाद मैंने बताया शेड्यूल 1 भी कवर है, और शेड्यूल 1 कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फोकट में हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फोकट में हो, बिजनेस के लिए होना चाहिए तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। पैसे से हो, पर्सनल है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा उधर, फोकट में है बिजनेस के लिए है तो भी सप्लाई मान लिया जाएगा। अब समझ में आया? दोनों में फर्क समझना। तो इसको मैंने ऐसे ही बता दिया तुम लोग को आज समझने के लिए, ताकि दोनों को रिलेशन देख लेना। अदरवाइज जो आज का सेशन था, मुझे केवल और केवल सेक्शन 7 ही तुम लोग को पढ़ाना था और जो उससे रिलेटेड डेफिनेशन पार्ट थे। अब जहां तक डेफिनेशन पार्ट की बात आती है, ये जो मैंने एक लिस्ट दी हुई है, इसमें सबसे पहला नाम है एक्शनेबल क्लेम। जरा देखो, वो भी मैंने डेफिनेशन दी हुई है एक्शनेबल क्लेम की, आगे दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 1। एक्शनेबल क्लेम मिल गया, आगे आगे है। हाँ, एक्शनेबल क्लेम कहता है कुछ नहीं है, ये हम तुम लोग को बताएंगे जब आएगा। एक्शनेबल क्लेम लास्ट में दिया होगा, लास्ट में दिया है। तो कहता है कि इसका वही मतलब निकालना जो मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में एक्शनेबल क्लेम का मतलब दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो एक्शनेबल क्लेम का मतलब दिया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में टीपीए। टीपीए मतलब मारना नहीं, टीपीए मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक, तो टीपीए एक्ट में जो दिया हुआ है हमारा एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग वही आपको ड्रॉ करना है। अब क्या दिया हुआ है आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि अनसिक्योर्ड डेट होता है, बात खत्म, देखेंगे। अच्छा, अपॉइंटेड डे मैं अभी कुछ नहीं बताने जा रहा। फैमिली का मतलब देख लो, फैमिली का मतलब स्पाउस होता है, चिल्ड्रन होते हैं, यानी पति के केस में पत्नी और पत्नी के केस में पति, प्लस चिल्ड्रन होते हैं, एंड समझना, फैमिली में कौन कौन होते हैं? खुद, स्पाउस और बच्चे, प्लस मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन नहीं होते फैमिली में। सुन लो घर जाकर मत बोल देना तुम मेरे रिश्तेदार नहीं हो तो अभी डंडे पड़ेंगे। पूरा समझना, वो फैमिली में तभी आएंगे जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट होंगे उस पर्सन पे। जीएसटी के, अब सिविल कोड की बात नहीं कर रहा मैं, जीएसटी की बात कर रहा हूं। फैमिली का मतलब यहां जीएसटी। इनकम टैक्स में फैमिली का मतलब अलग है, वहां तो दादा दादी ही नहीं आते, घर जाकर दादा फैमिली में नहीं आते, तो ऐसे मत बोल देना, खूब डंडे पड़ेंगे। तो कई जगहों पर ऐसे होगा, लेकिन वो पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए, तो हर जगह अलग अलग मतलब बदल जाता है। तो यहां पर फैमिली का मतलब क्या हुआ? खुद, स्पाउस, बच्चे, ये तो शामिल होंगे ही, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दादा दादी, भाई बहन, मम्मी पापा तभी फैमिली की कैटेगरी में जीएसटी में आएंगे जब वो मेनली डिपेंडेंट होंगे उस पर्सन के ऊपर। बात खत्म। अब समझ में आया? आगे जब हम फैमिली वर्ड बोलेंगे तो समझ जाओगे कौन कौन शामिल नहीं होंगे। अच्छा,
मनी का मतलब देखो उसी में ही दिया हुआ है, मनी का मतलब लास्ट डेफिनेशन, मनी में शामिल है। मनी मींस इंडियन लीगल टेंडर। जब हम लोग के मोदी साहब ने 8 अगस्त को अनाउंस किया था डीमोनेटाइजेशन, तो उन्होंने साफ साफ बोला था, रात को 8 बजे, उन्होंने 8 अगस्त को ही किया था शायद, तो उन्होंने साफ साफ बोला था आज से 500 रुपए के नोट 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये वर्ड यूज किया था। यानी अब उनकी वैलिडिटी खत्म। सोचो पैसा जेब में है लेकिन उसको कोई पूछेगा नहीं, कोई नोट लेकर जा रहा है वो कबाड़ लेकर जा रहा है कि नहीं। तो वही है, मनी मींस इंडियन लीगल टेंडर जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, और एनी फॉरेन करेंसी, तो इंडियन लीगल टेंडर और फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन करेंसी भी मनी के कैटेगरी में आएगा। चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रैवलर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस यानी एनईएफटी, आरटीजीएस, or any such similar instrument recognized by the Reserve Bank of India when used as consideration to settle an obligation। किसी दायित्व को पूरा करने के लिए जिन चीजों का आप यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी भी उसमें शामिल होता है, प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पे ऑर्डर है, डिमांड ड्राफ्ट है, मनी ऑर्डर है, पोस्टल ऑर्डर्स है, रेमिटेंसेस हैं जिनको अप्रूव किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रेमिटेंसेस कई तरह से हो सकते हैं, एनईएफटी होती है, आरटीजीएस होता है, और तुम लोग का पेटीएम वगैरह के थ्रू भी ट्रांसफर होता है, जिसके थ्रू आप अपनी लायबिलिटीज को सेटल कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे मनी। इज इट क्लियर? पक्की बात है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज शामिल नहीं होगी जिसको हमने रखा है उसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए। अब तो समझ में आया। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू किसका बताया था? इसके पास पुराना सिक्का है 500 साल पुराना, तो उसको इसने न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए रखा हुआ है, एप्रिसिएशन के लिए, एंटिक पीस के लिए। वो हमारा मनी में नहीं आता, वो मनी नहीं होता, वो गुड्स में आ जाता है। ठीक है ना? बस आज की क्लास इतनी। तो तुम लोग का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से एंड हुआ, और चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या देख लिया? स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 अभी खत्म नहीं हुआ, उसका एक पार्ट देखा। अभी शेड्यूल 1 बचा हुआ है, शेड्यूल 2 बचा हुआ है, शेड्यूल 3 बचा हुआ है। ठीक है ना? नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।